हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है बॉम्बे बेगम्स, जो कि इंडियन सोशल ड्रामा वेब सीरीज़ है और ये स्ट्रीम हो रही है अपने 6 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर 8 मार्च 2021 से। सिनेमा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है और फिल्म मेकर्स अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषाओं से और अपनी अपनी कहानियों से इन अभिव्यक्तियों को आकार देते रहे हैं और इनमें स्त्रियों के सशक्तिकरण या स्त्रियों की स्वतंत्रता की कहानियाँ अछूती नहीं हैं। ये कहानियाँ चलते रही है और इनमें कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आज तक हमारे दिल में घर बनाए बैठी हुई है। अगर हम बात करें तो मदर इंडिया की माँ इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने के बाद उसे दंड देने में समर्थ थी। वैसे ही गाइड की रोजी अपने पति से ज़्यादा अपने डांस या अपने आर्ट फॉर्म को लेकर पैशनेट थी। फिर क्वीन की रानी मेहरा अपनी शादी टूट जाने के बाद अकेले ही हनीमून के लिए निकल पड़ती हैं और फिर एनेस्टेन की मीरा अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए अकेले ही गाँव में पहुँच जाती है। और फिर हाईवे की वीरा है जो अपने किडनैप होने के बाद ही अपने फ्रीडम को महसूस कर पाती है। और फिर शशि गोडबोले है जो घर में तो लड्डू बनाती है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पर आने के बाद अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा भी सीख लेती है और उसमें सफल होती है। इन सारे ही स्त्री किरदारों को अपनी परंपरागत चौखट से बाहर निकलना है और वो पुरुष प्रधान संस्कृति के खिलाफ है। उनके खिलाफ वो विद्रोह का बिगुल बजाती हैं। कई बार वो लड़ पड़ती हैं, कई बार सह लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिएक्ट करना जानती है। इन सारी कहानियों में उनका फ्रीडम और उनके इंडिपेंडेंस की वो बातें करती हैं और कई बार वो निर्णय लेने के काबिल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसी से मिलती जुलती थी रजनी नाम की एक सीरीज जो कि टेलीविजन पर कई साल पहले आई थी और उसमें प्रिया तेंदुलकर मुख्य भूमिका में थी। इन सारी फिल्मों में और इन टेलीविजन शोज में फिल्म मेकर्स और राइटर्स ये कोशिशें करते रहे हैं कि वो फीमेल कैरेक्टर्स को नए प्रकाश में दिखाएं, नए पर्सपेक्टिव में दिखाएं, नई वॉइसेस के साथ दिखाएं और नए एंगल से दिखाएं, नए पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएं, उनके एस्पिरेशंस को सेलिब्रेट करें और ये फीमेल कैरेक्टर्स इंस्पायरिंग लगे। वही कोशिश की अलंकृता श्रीवास्तव ने बॉम्बे बेगम्स में, लेकिन उनकी सिर्फ नीयत सही है, उसका एग्जीक्यूशन और इम्पैक्ट बड़ा ही गड़बड़ और बड़ा ही एम्बिग्यूअस है। एज अ डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव का हाईएस्ट नोट था लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, जिसमें फेमिनिज्म की वॉइस लाउड एंड क्लियर थी। उसके बाद मेड इन हेवन में वो ज़रा कमज़ोर हो गई और उसके बाद डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में तो वो उड़नछू हो गई। उसमें तो सारे ही कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मग्न हो जाते हैं और वही इमोरल रवैया बॉम्बे बेगम्स में भी दिखाई देता है जो अब एकदम रिपीटेटिव लगने लगा है। इस सीरीज में 5 फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिसमें से 3 एक ही बैंक में काम करते हैं और बाकी 2 कैरेक्टर्स भी इन्हीं 3 कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली कैरेक्टर है पूजा भट्ट जो कि रॉयल बैंक ऑफ बॉम्बे की सीईओ है और उसने काफ़ी स्ट्रगल करके कानपुर से आकर इस ऊंचाई को हासिल किया है। उसने शादी की हुई एक बिजनेसमैन से जिसके दोनों बच्चे उसे नहीं चाहते। वो फैब इंडिया की साड़ियाँ पहनकर स्ट्रिक्ट पोस्चर कैरी करके इस बैंक में काम करती हैं और मेनोपॉज के दौर से गुजर रही है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इस सीरीज़ की प्रायोरिटी लिस्ट में से एक है। फिर दूसरी कैरेक्टर फातिमा जो इसी बैंक में डेप्यूटी एमडी की पोस्ट पे प्रमोट हुई है और उसका पति भी उसी बैंक में काम करता है और उससे जेलस है। पूरा वक्त वो चाहता है कि उनको बेबी हो जाए और वो लोग अपने करियर और बेबी और पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा डिबेट्स करते रहते हैं। फातिमा ऑफिस और पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हुए एक फॉरेनर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस को कैरी करती है और बड़े लाउडली ये कहती है कि उसको अपने पति के साथ सेक्स करना अच्छा नहीं लगता। ये बताना यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इस सीरीज़ की हाइलाइट्स में से एक है। फिर आयशा नाम की तीसरी कैरेक्टर है जो इंदौर से आई हुई यंग रिक्रूट है इस बैंक में और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहती है लेकिन फंसी हुई है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले डिपार्टमेंट में। वो दिन भर सिगरेटें पीती रहती है और रात को इस घर में या उस घर में किसी भी दोस्त के यहाँ जाकर रुकती है क्योंकि उसको उसके घर मालिक ने निकाल दिया है। वो एक लड़की को किस करती है और फिर जाकर एक लड़के के साथ सेक्स करती है और फिर लाउडली ये कहती है कि वो बायसेक्सुअल है। ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि ये महाज्ञान इस सीरीज़ को हमें देना है। चौथी कैरेक्टर है शाही जो कि रानी की बेटी है। वो 12 साल की है लेकिन उसे जल्दी जवान होना है। वो इस सीरीज़ की एनोइंग वॉइस ओवर है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए अपनी पोइटिक लीनिंग्स, अपनी फिलोसॉफी, अपने कन्फ्यूजन, अपनी स्कूल लाइफ, अपने क्रशेस, इन सब को एक्सप्रेस करते हुए ये नहीं सोचती कि वो कितना जुल्म ढा रही है ऑडियंस पे।
वो अपने लॉन्जरीज को लेकर एक्स्ट्रा कॉन्शियस है और वो अपने स्कर्ट पे लाल रंग लगाकर अपने स्कूल में जताना चाहती है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं और वो जवान हो गई है। ये उतावलापन इसलिए भी बताना आपको ज़रूरी है क्योंकि ये इस सीरीज़ की जान है। और फिर पांचवें कैरेक्टर है लिली, जो कि बार डांसर टर्न सेक्स वर्कर है, जो रानी के नाबालिग लड़के के साथ सेक्स करने के बाद उसे एक फेक एक्सीडेंट में फंसाकर रानी को ब्लैकमेल कर रही है। अब इस प्रोस्टिट्यूट या इस सेक्स वर्कर और इस बार डांसर को अब एक फैक्ट्री खोलनी है जिसका नाम है लिली मेटल्स, नो लेस, और उसको एक अपने दुबई के आशिक के साथ दुबई में जाकर सेटल भी होना है। उसका कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दर्शकों के हलक में ठूसा जाता है। वो एक लोकल पॉलिटिशियन से सेक्स करने से इनकार करती है और फिर उसके बदले का कारण बनती है। इन पांचों कैरेक्टर्स की लाइव्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये सारी की सारी एक बैंक तक सीमित है, जो कि बैंक के स्टाफ और उसके क्लाइंट्स और फिर उसके इन्वेस्टर्स की कहानियां हैं। और इसमें मेजॉरिटी की जो फीमेल कैरेक्टर्स है वो इमोरल और सेल्फिश है, और ये कैसे क्या बेगम्स ऑफ बॉम्बे हो जाते हैं ये समझ में नहीं आता है। कहानी के नाम पे जो भी परोसा गया है वो इतने निम्न स्तर का है कि पहले 2 एपिसोड्स खत्म हो जाने के बाद आपको लगता है कि ठीक है, इतना बकवास नहीं है। फिर बाद में जब 2 और एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा ही हॉलो है, बड़ा ही खोखला है और बड़ा इरिटेटिंग है। और बाद में और भी जब 2 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि जब पूरे 6 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये तो बहुत ही बेतुकी और बहुत ही वाहियात सीरीज़ है और फिर उसको ढूंढा जाए, ऐसा आपको लगता है जिन्होंने इसको अप्रूव किया है। एक बार डांसर के ब्लैकमेल करने के बाद अपने लिए फैक्ट्री खोलने और अपने बेटे को पढ़ाने की जिद से शुरू हुई कहानी में कई प्लॉट्स और सब प्लॉट्स है, लेकिन इन सारे प्लॉट्स और सब प्लॉट्स में रानी और फातिमा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और फिर आयशा के बायसेक्सुअल एडवेंचर्स और फिर शिया के कमिंग ऑफ एज ड्रामाज में सारे सेक्सुअल ओवरटोन्स के ऊपर ही नहीं उठती है ये सीरीज़। और फिर जब वक्त मिल जाए तो उसमें वो दांतों को भींचकर एक दूसरे के साथ डिबेट्स करते हैं, करियर को लेकर, फिलोसॉफी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, और कई बार अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए चिल्लाते हैं, उसका अपना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, दिखाते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन, और कई बार फिर एब्रप्टली सॉरी बोल के ये कह देते हैं कि हाँ भाई हम अपने पार्टनर से चीट कर रहे हैं। और इसमें जितने भी मेल कैरेक्टर्स हैं वो तो कैरिकेचर्स है, या तो वो अपनी फीमेल कलीग्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सेक्सुअली हरास कर रहे हैं, या तो फिर वो साड़ी को अपने चेहरे पर रखकर मास्टरबेट कर रहे हैं, या तो परवर्ड्स है, या तो फिर वो अगर लेजिटिमेट पार्टनर्स है तो सेक्सुअली इनकॉम्पिटेंट है। फॉरबिडन फ्रूट्स एन्चेंटिंग है। इस तरह की आत्मज्ञान की कटोरियों को परोसने वाले इस सीरीज को ना देखने के मैं कम से कम आपको 10 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है राइटिंग। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मानो आदमियों से बदला लेना चाहते हो। फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट को ज़ोर ज़ोर से चीख के कहना और उसके बाद इमोरल सेक्सुअलिटी को डिफेंड करना कौन सा राइटिंग स्किल है ये मुझे समझ में नहीं आता। फिलोसॉफी और पोइटिक नरेशन के वॉइस ओवर और ज़बरदस्ती डायलॉग्स लगने वाले डायलॉग्स लिखकर राइटर्स अलंकृता श्रीवास्तव, इति अग्रवाल और बॉर्नेला चैटर्जी ने अपने आर्ट फॉर्म को और भी लोअर लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरा रीज़न है कैरेक्टराइजेशन। सारे ही पात्र झूठे, खोखले और मतलबी है। किसी को भी अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। सारी ही महिला पात्र अनैतिक चीज़ों में मग्न है और पुरुष पात्र अपनी कमजोरियां छुपाने में। जैसे ही ये सारे कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं, सारे ही अनैतिक चीज़ों में या इमोरल चीज़ें करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तीसरा कारण है मोरालिटी। सारे कैरेक्टर्स की मोरालिटी और वैल्यूज़ पर प्रश्न चिन्ह है। सारे कैरेक्टर्स अपने अकेलेपन, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने करियर के प्रॉब्लम्स, अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ सेक्स में ही खोजते हैं और वहीं पर जाकर रुकते हैं। चौथा रीज़न है डायरेक्शन। डायरेक्टर्स अलंकृता श्रीवास्तव और बॉर्नेला चैटर्जी इरिस्पॉन्सिबल है अपने डायरेक्शन को लेकर, अपने स्टोरी के चयन को लेकर, अपने स्टोरी के ग्राफ को लेकर और यहाँ तक कि इस सीरीज़ के टाइटल को लेकर। सारे के सारी नीयत हो सकता है उनकी साफ हो, लेकिन परिणाम नाकामयाब है। मैं कहूँगा कि डायरेक्शन लेस है। पांचवा रीज़न है बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक। बैकग्राउंड स्कोर डल और निस्तेज है।
म्यूज़िक में भी गानों के बोल और ट्यून समझ में नहीं आती क्योंकि वो अल्ट्रा मॉडर्न है और शायद जैज़ है, लेकिन हमारे जैसे कॉमन और लेमैन को कनेक्शन नहीं हो पाता इस म्यूज़िक से। छठा रीज़न है एडिटिंग। चारुश्री रॉय और ओमकार उत्तम सकपाल एडिटर्स जिनको इंटीमेसी के सीन्स को स्ट्रेच रखने में ज़्यादा मज़ा आया है। टाइमिंग और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो शायद भूल गए हैं। सातवां रीज़न है वैल्यूज़। कुछ ना कुछ होता है जैसे हम टेक होम कहते हैं, कुछ सीख होती है, कुछ वैल्यूज़ होते हैं या कुछ एजुटेनमेंट होता है। इसमें सारे के सारे नदारद है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी हम प्रशंसा कर सके या जिसको हम टेक होम कह सके या जिससे हम कह सके हमने कुछ सीखा है। सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ इशारा करती हैं और सारी की सारी ही जो ऑनेस्टी की वॉइस है उसको दबाने की कोशिशें करती हैं। आठवां रीज़न है एक्टिंग। पूजा भट्ट बिलो एवरेज है। अमृता सुभाष ओवर एक्ट करती है और अपने यूजुअल स्पेस से अलग दिखने की कोशिश में फेल होती है। प्लविता बोर ठाकुर अच्छी है। मनीष चौधरी और विवेक गोम्बर अच्छे हैं और शाहना गोस्वामी ब्रिलियंट है। बाकी सब कब आते हैं और कब जाते हैं कुछ याद नहीं। सारी ही एक्टिंग ऐसी लगती है मानो कॉलेज में इंग्लिश प्ले की रिहर्सल चल रही हो। नौवां रीज़न है वेस्टेज। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतने कॉम्पिटिटिव एक्टर्स होने के बावजूद भी रिजल्ट वेस्टेज है। ना ही कुछ एंटरटेनिंग है, ना ही कुछ एंगेजिंग है, ना ही कुछ शॉकिंग है और ना ही कोई बड़ा रिविलेशन है। और 10वां रीज़न है टोन। इस सीरीज़ का टोन बड़ा ही रूड, बड़ा ही स्नॉबिश और बड़ा ही देखो हम कितने इंटेलिजेंट है वाला टाइप से जो गले के नीचे नहीं उतरता। इन लीचड़ आदमियों से हम हार नहीं मानते टाइप की लैंग्वेज इसे बड़ा ही पार्शल और बड़ा ही कड़वाहट भरा बना देती है। इन 10 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि सीरीज़ में एक डायलॉग है। कभी कभी लगता है कि दरवाज़ा आपके सामने खुल रहा है लेकिन वो आपके चेहरे पे बंद हो जाता है थप्पड़ जैसे। वैसे ही ये सीरीज़ है थप्पड़ जैसे, लेकिन ये थप्पड़ किसी रिवेलेशन का नहीं है बल्कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का है और इस थप्पड़ की गूंज काफ़ी देर तक रहेगी। इसे मिस किया जा सकता है। बाय।